मेरे सिर्फ नाम के पति हो, मेरे बाप के टुकड़ों पे पलते हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे नेकलेस को नकली बताने की? तुम्हारी खुद की जेब में पैसे हैं नहीं और आए बड़े मेरी ज्वेलरी को नकली बताने वाले। आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है नक्श? मेरी औकात की बात तुम ना ही करो तो बेहतर है। ऐसे में एक क्या 3 नेकलेस खरीद दूं। ये कहानी है नक्श की, जो अपनी वाइफ अनिका जावेरी के साथ घर पर घर जमाई बनकर रहता था। नक्श एक बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता था, पर फिर भी उसे गरीबों वाली जिंदगी जीनी पड़ रही थी और उसे कभी अपनी सास के तो कभी अनिका के ताने सुनने पड़ रहे थे। इसी तरह एक दिन अनिका ऑफिस जाते वक्त जल्दबाजी में घर से निकल गई और फाइल घर पर ही भूल गई। जब नक्श की नजर उस फाइल पर पड़ी तो वो उसे लेकर अपनी वाइफ को देने के लिए जाने लगा, पर रास्ते में ही वो अपनी सास से टकरा गया और सास के हाथ में जो गरम गरम कॉफी थी वो टकराने की वजह से उसकी साड़ी पर गिर गई और उनकी पूरी साड़ी खराब हो गई। ये देखकर नक्श बहुत घबरा गया, क्योंकि नक्श अपनी सास चित्रा के तानों से बखूबी वाकिफ था। उसने तुरंत चित्रा की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी माँ जी, वो पता नहीं आप सामने कैसे आ गई और मैं आपसे टकरा गया। उसकी बात सुन चित्रा ने अपना आपा खोते हुए कहा, अच्छा तो मैं ही साहबजादे के रास्ते में आ गई, इसमें भी मेरी ही गलती है ना? देखकर खुद नहीं चलते और उल्टा सीधा मुझे ही सुना रहे हो। वहीं पास में खड़ी अनिका की कजन भाग्या ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी और उसे एक और मौका मिल गया था नक्श को बेइज्जत करने का। भाग्या चित्रा के पास जाकर बात को और आगे बढ़ाते हुए बोली, शिट, ये क्या कर दिया तुमने नक्श? तुमने बड़ी माँ की इतनी एक्सपेंसिव साड़ी खराब कर दी। वहीं दूसरी तरफ अनिका को भी ध्यान आया कि वो अपनी फाइल रूम में ही भूल गई। ये देखकर वो वापस अपनी फाइल लेने के लिए घर आई। जब नक्श ने जैसे ही अनिका को वहाँ देखा तो वो चित्रा को इग्नोर करते हुए अनिका की ओर बढ़ा और एकदम शांत आवाज में बोला, अनिका तुम ये फाइल भूल गई थी, मैं बस यही देने तुम्हें आ रहा था। अनिका ने गुस्से में नक्श के हाथों से वो फाइल छीन ली और वहाँ से चली गई। उसके बाद नक्श भी अपने रूम में जाने लगा, पर तभी उसकी नजर टीवी पर चल रही हेडलाइन पर गई, जिसमें एंकर बोल रही थी, गुजरात की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म का भविष्य खतरे में, क्या भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इतने बड़े नुकसान से उभर पाएगा? ये न्यूज देखकर नक्श के मुरझाए हुए चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल आ गई। इतने में ही एक नौकर हॉल में पानी लेकर आया और उसे देख नक्श ने अपनी गलती सुधारने के लिए ट्रे में से पानी का ग्लास उठाया और चित्रा की साड़ी साफ करने लगा, पर तभी चित्रा ने नक्श के हाथों से पानी का वो ग्लास छीना और अपना काम खुद करने लगी। लेकिन अभी चित्रा की भड़ास शांत कहाँ हुई थी। उसने फिर से नक्श पर गुस्सा करते हुए कहा, बेवकूफ, एक काम भी ढंग से नहीं कर पाता, अब क्या तुझे ठीक से चलना भी सिखाना पड़ेगा? अब यहाँ खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। उसकी बात सुन फिर नक्श उन्हें बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे में जाने लगा, पर उसका ध्यान अभी भी टीवी पर चल रही न्यूज पर था। वो भानुशाली ग्रुप के लॉस में होने की खबर सुनकर सोच में पड़ गया था। तभी चित्रा भी टीवी की वॉल्यूम बढ़ाते हुए बोली, ओ गॉड, भानुशाली ग्रुप तो सूरत का ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर है। भला इनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? इनके साथ तो हम एक नया प्रोजेक्ट भी शुरू करने का सोच रहे हैं। चित्रा की बात सुनकर भाग्या हंसते हुए कहने लगी, बड़ी माँ परेशान क्यों हो रहे हो सकता है कि ये हमारे लिए एक अच्छा साइन हो। मुझे लगता है कि हमें इनके नए सीईओ के साथ डील करने की कोशिश करनी चाहिए। वहाँ दूसरी तरफ नक्श मिरर के सामने खड़ा खुद को देखकर खुश हो रहा था। उसकी आंखों में चमक और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तभी नक्श की नजर ड्रेसिंग टेबल पर रखी अनिका के पिता रसिक जावेरी की एक तस्वीर पर पड़ी और उसको देखते हुए नक्श ने कहा, गुरुजी देख रहे हैं आपके एक वादे के चक्कर में क्या क्या सहना पड़ रहा है। आप जाते जाते अनिका का हाथ मेरे हाथ में तो दे गए, पर आपको पता भी है मुझे यहाँ कैसी जिल्लत भरी जिंदगी जीना पड़ रही है। खैर अब जब आपकी बेटी से प्यार कर ही लिया है तो उसे निभाऊंगा तो सही, और आपकी बीवी चित्रा को भी मैं हंसते हंसते झेल जाऊंगा। पर बस मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती आपकी बेटी अनिका का दिल जीतना है, और ये मैं एक दिन करके दिखाऊंगा। एक तरफ नक्श गुरुजी से बातें कर रहा था, वहीं दूसरी ओर उसका मोबाइल जो बेड पर साइलेंट पड़ा था वो वाइब्रेट कर रहा था। पर नक्श का ध्यान फोन की तरफ नहीं गया और वो बाथरूम में शावर लेने के लिए चला गया। उसका फोन भी लगातार आए जा रहा था, पर इसकी खबर नक्श को बिल्कुल भी नहीं थी। पर सच्चाई तो ये थी कि वो कॉल नक्श की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। नक्श जैसे ही नहाकर बाथरूम से निकला तभी उसका फोन दोबारा वाइब्रेट होने लगा। कुछ देर बाद फाइनली जब नक्श ने अपना फोन चेक किया तो उसमें 40 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स और 10 टेक्स्ट मैसेजेस थे। ये देखकर नक्श एक पल के लिए तो हैरान हो गया। अगले ही पल उसकी आंखों में गुस्सा दिखने लगा, क्योंकि ये उसी इंसान का नंबर था जिससे वो नफरत करता था। नक्श अपने आप में कहीं खोया हुआ था।
कि उसके पास एक बार फिर उसी नंबर से कॉल आया और नक्श ने भी इस बार वो कॉल उठा लिया। तभी सामने से आवाज आई। हेलो नक्श बेटा, कैसे हो? नक्श उस आवाज को सुनकर कुछ देर तक तो खामोश खड़ा रहा, पर थोड़ी देर बाद अपनी कड़क आवाज में बोलना शुरू किया। हेलो मिस्टर यशवर्धन। अपना नाम सुनकर वो बूढ़ा आदमी थोड़ा सकपका गया, लेकिन यशवर्धन ने फिर से प्यार से शुरुआत करते हुए कहा, कैसे हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है बेटा। जैसे ही नक्श ने उसकी बातें सुनी, तभी नक्श ने एक तंज कसते हुए कहा, वैसे आपको नहीं लगता मेरी याद आने में आपको पूरे 2.5 साल लग गए? और आज भी कहीं किसी वजह से तो आपको मेरी याद नहीं आने लगी? नक्श की बात सुनकर वो आदमी पूरी तरह से चौंक गया, लेकिन अपने होश संभालते हुए उसने फिर से बोलना शुरू किया। मुझे पता है मुझसे गलती हुई है और इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या तुम अपने दादाजी को माफ करके एक मौका और नहीं दे सकती? उनकी बात सुन नक्श ने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे मैंने सुना कि भानुशाली ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज की मार्केट सिचुएशन बहुत खराब हो गई है, कहीं इसीलिए तो आपने मुझे। उसकी बात सुन यशवर्धन ने इमोशनल होते हुए कहा, नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मुझे सच में तुम्हारी याद आ रही थी, इसीलिए मैं बस तुमसे मिलना चाहता हूँ। उनकी बात सुन नक्श भी कुछ सोचते हुए उनकी बात मान गया। फोन रखकर नक्श ने तुरंत अपना लैपटॉप ओपन किया और उसमें से कंपनी के बारे में इंटरनेट पर चेक करने लगा कि आखिर भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्योंकि उसके दादाजी इतने तो नरम दिल नहीं हो सकते कि वो बिना अपने फायदे के नक्श को याद करें और उसे कंपनी आकर मिलने को कहें। पर तभी नक्श को इंटरनेट पर भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि उसके चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। ये सुनकर उसकी सास चित्रा ने बड़बड़ाते हुए कहा, अब इस पागल को क्या हो गया? कहीं इसमें कोई माता वाता तो नहीं आ गई? आखिर ऐसा क्या दिख गया था नक्श को उस लैपटॉप में जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल आ गई? और आखिर क्यों बुलाया होगा नक्श के दादाजी ने उसे ऑफिस? तो चलिए आगे सुनते हैं हम आगे क्या होने वाला है। अगले दिन सुबह ऑफिस आवर शुरू होते ही नक्श भानुशाली ग्रुप के ऑफिस जा पहुंचा, पर अचानक नक्श को ऑफिस में देखकर भानुशाली ग्रुप के एम्प्लॉय शॉक्ड रह गए और आपस में बातें करने लगे। अरे देखो देखो, ये तो नक्श है ना, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तो सुना है कि आजकल ये गरीबों से भी बदतर जिंदगी जी रहा है और इसकी हालत घर के नौकर से भी बदतर हो गई है। मुझे तो लगता है कि ये आज यहाँ भी सर से नौकरी मांगने ही आया है। बेचारे को शायद कहीं और काम भी नहीं मिल रहा। नक्श भी उन लोगों की बातें सुन पा रहा था और वो उन्हें इग्नोर करता हुआ सीधे अंदर यशवर्धन के कैबिन में जाने लगा। पर वो गेट खोलता उससे पहले ही दादाजी ने उसके लिए दरवाजा खोलते हुए उसे अंदर बुलाते हुए कहा, आओ नक्श, अंदर बैठ के बात करते हैं। नक्श जो कल तक चित्रा और अनिका के ताने सुन रहा था, एक फटीचर घर जमाई की जिंदगी जी रहा था, वो आज भानुशाली ग्रुप के चेयरमैन के आलीशान कैबिन में बैठा हुआ था। तभी उसने सीधे मुद्दे की बात पर आते हुए कहा, तो मिस्टर यशवर्धन, मुझे लगता है हमें अब सीधा मुद्दे की बात पर आना चाहिए। ये सुनकर एक पल के लिए तो यशवर्धन उसे देखते ही रह गए, पर फिर बोले, हमारी कंपनी को तुम्हारी जरूरत है नक्श। तुम्हारे पापा ने जिस कंपनी को इतना बड़ा बनाने में अपना खून पसीना एक कर दिया, वो आज डूबने की कगार पर आकर खड़ी हो गई है। मीडिया वाले पहले ही इस बात का बतंगड़ बना चुके हैं, जिससे अब हमारे क्लाइंट्स भी जाने लगे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये कंपनी ज्वाइन कर लो और अपने पापा की तरह ही इस कंपनी को फिर से बुलंदियों पर ले जाओ। उनकी बात सुन नक्श ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है दादाजी, मैं यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। नक्श के मुंह से शर्त वाली बात सुनकर यशवर्धन चौंक गए, पर फिर उन्होंने अपनी भवें चढ़ाते हुए हैरानी से कहा, शर्तें? तब तुम अपने दादा के सामने भी शर्तें रखोगे? नक्श ने मुस्कुराते हुए अपने दादाजी से कहा, वो क्या है ना दादाजी, पिछले 2.5 साल में मैंने जिंदगी की कई ठोकरें खाकर यही सीखा है कि इस दुनिया में सीधा और ईमानदार बनकर रहना सबसे मुश्किल काम है। इसलिए अब मुझे भी आज की दुनिया के तौर तरीकों के हिसाब से ही बात करनी पड़ेगी। शायद इसी में मेरी भलाई है। और वैसे भी आज आपको मेरी जरूरत है, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं। नक्श की तीखी बातें सुनकर यशवर्धन भानुशाली ने तुरंत ही नक्श से पूछा, अच्छा बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? ये सवाल सुनकर नक्श के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने तुरंत यशवर्धन के सामने अपनी शर्तें रखते हुए कहा, मेरी पहली शर्त, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कंपनी को ज्वाइन करूं,
तो आपको मुझे इस कंपनी का नया CEO बनाना होगा। नक्श की पहली शर्त सुनते ही यशवर्धन अंदर तक हिल गए थे, मानो उन्हें कोई झटका लग गया हो। वो चौंकते हुए हैरानी से बोले, क्या ये क्या कह रहे हो तुम अपने ही चाचा की जगह कैसे ले सकते हो? उसकी बात सुनकर उसने तंज कसते हुए कहा, ठीक वैसे ही जैसे चाचा जी ने मेरे डैड की जगह ली थी। मैं जानता था कि आप मुझे यहाँ सिर्फ चाचू के बिजनेस को बचाने के लिए बुला रहे हैं। एनीवे, आप मेरी शर्त मानेंगे तभी मैं आपकी बात मान पाऊंगा। नक्श की बात सुनकर यशवर्धन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा, और तुम्हारी बाकी की शर्तें क्या हैं? उनकी बात सुन नक्श बोला, कंपनी में आज से मेरे रूल्स चलेंगे। पैसा कहाँ जा रहा है या कहाँ से आ रहा है, ये सब कुछ मेरे ज्यूरिसडिक्शन में होगा। अब आप डिसाइड करिए कि आपको मेरी बात माननी है या नहीं। उसकी बात सुन यशवर्धन कुछ सोचने लगे, पर क्योंकि अब नक्श ही उनकी डूबती हुई कंपनी को बचा सकता था, इसलिए उन्होंने उसकी बात मानते हुए कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर हैं। तुम अगले हफ्ते से भानुशाली ग्रुप के नए CEO की पोस्ट पर ज्वाइनिंग कर सकते हो। उनकी बात सुन नक्श के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। अब क्योंकि वो यहाँ पूरी तैयारी के साथ आया था, इसीलिए उसने अपने दादाजी के सामने एक अग्रीमेंट पेपर रखा और उसे साइन करने को कहते हुए बोला, अब दादाजी, जब आप इस बात के लिए मान ही गए हैं तो इस अग्रीमेंट पेपर पर भी साइन आकर कर दीजिए, ताकि आगे कोई डाउट ना हो। उसकी बात सुनकर यशवर्धन ने अपनी नजरें उठाते हुए कहा, ये क्या है? क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं? उनकी बात सुन नक्श बोला, दादाजी, बिजनेस और पैसों के मामले में किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। स्पेशली मेरे पापा को जिस तरह से यूज करके फेंक दिया गया, उसके बाद तो हरगिज नहीं। इसीलिए आप मेरी बातों को दिल पर ना लें और जल्दी से सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दें। उसकी बात सुनकर फिर यशवर्धन ने भी पेन उठाया और उस अग्रीमेंट पेपर पर साइन कर दिया। नक्श भानुशाली फैमिली का बेटा है, ये बात सिर्फ और सिर्फ अनिका के पापा को पता थी और उन्हीं ने नक्श और अनिका की शादी करवाई थी। पर जिस दिन अनिका के पापा उसे छोड़कर गए, उसी दिन ये राज भी दफन हो गया। उसने खुद को स्ट्रॉन्ग फील करते हुए कहा, आज तक बहुत हंस लिए लोग मुझ पर अब मैं सबको बताऊंगा कि ये नक्श भानुशाली कौन है। पर अनिका, मेरी सच्चाई मैं तुम्हें अभी पता नहीं लगने दूंगा। इसे जानने के लिए तुम्हें कुछ दिन और इंतजार करना होगा। आखिर क्यों नक्श अभी भी अनिका को अपनी हकीकत नहीं बताना चाहता था? कैसे रिएक्ट करेगी अनिका जब उसे नक्श की हकीकत पता लगेगी? क्यों अनिका के पापा ने अनिका की शादी नक्श से की थी? चलिए जानते हैं आगे। वहीं इस वक्त चित्रा और अनिका घर पर थी। तभी चित्रा ने अनिका से पूछा, तुम्हारा वो निठल्ला पति दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? उनकी बात सुनकर अनिका गुस्सा करते मुझे हुए क्या बोली, पता, काम के वक्त हमेशा गायब तो रहते हो। अभी भी मुझे उसे ऑफिस लेकर जाना था ताकि वो रमनीक भाई की दुकान से मेरा नेकलेस लेकर आ सके और मुझे ऑफिस भी ड्रॉप कर दे, पर काम के वक्त तो हमेशा वो गायब ही रहता है। अभी चित्रा और अनिका नक्श को भला बुरा कह ही रहे थे कि तभी नक्श वहाँ आया और उन दोनों को इग्नोर करते हुए अंदर जाने लगा। ये देखकर अनिका को गुस्सा आ गया। वो उससे कुछ कह पाती उससे पहले ही चित्रा ने नक्श पर तंज कसते हुए कहा, ये लो आ गए साहबजादे नैन मटक्का करके। और हाँ, अभी अभी यहाँ तुम्हारी काम चोरी के बारे में ही बात चल रही थी, समझे? वहीं अनिका को इस वक्त ऑफिस के लिए देरी हो रही थी, इसलिए उसने चिढ़ते हुए चित्रा से कहा, मम्मी प्लीज आप ये सब अभी शुरू मत कीजिए। अभी मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है और ऑफिस में विहान भी तो मेरा इंतजार कर रहा होगा। विहान का नाम सुनते ही नक्श के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वहीं अनिका ने भी नक्श के चेहरे के उड़े हुए रंग को पूरी तरह इग्नोर करते हुए उसे ऑर्डर देते हुए कहा, देखो, काम चोरी में तुम सबसे आगे निकल गए हो, पर मैं आज तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। तुम मेरे साथ ऑफिस चलो और वहाँ से लौटते समय रमणीक भाई की शॉप से मेरा सेट उठा लेना। अब चलो, तुम्हारी वजह से मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। उसकी बात सुन नक्श बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चलने लगा। जल्द ही वो दोनों ऑफिस पहुँच गए। कार से उतरते हुए अनिका ने देखा कि उसके पास बहुत सारी फाइल्स हैं। अगर वो ऑफिस से किसी को बुलाएगी तो इसमें और भी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए उसने नक्श की तरफ देखा और उसे ऑर्डर देते हुए कहा, ये सब अंदर लेकर चलो। अनिका आगे आगे चल रही थी और नक्श उसके असिस्टेंट की तरह हाथ में अनिका का बैग और सामान लिए उसके पीछे चल रहा था। अनिका जब अपने कैबिन में पहुंची तो उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर विहान बजाज पहले ही वहां बैठा उसका इंतजार कर रहा था। अनिका को देखकर विहान कुर्सी से खड़ा हुआ और बोला, यार अनिका, तुम कहाँ रह गई थी? पता है मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जब नक्श ने विहान की बातें सुनी तो वो मन ही मन जेलस हो गया और खुद से ही बोल पड़ा, क्या ये इंसान इतना फ्री है कि पिछले 1 घंटे से यहाँ बैठकर अनिका का वेट कर रहा है?
कैसे कैसे नमूने भरे पड़े हैं इस दुनिया में। पर मुझे भी अब समझ आ रहा है, ये इंसान बस मेरी पत्नी पर लाइन मारने का काम कर रहा है। विहान की बात सुन अनिका ने सॉरी फील करते हुए कहा, आई एम सॉरी यार, कुछ लोगों की वजह से मुझे घर से निकलने में देर हो गई। अनिका की बात सुनकर विहान के 1 घंटे इंतजार करने की शिकायत एक पल में ही गायब हो गई और वो बस मुस्कुराते हुए अनिका को ही देखे जा रहा था। वो आज बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा था और अनिका ने भी उसकी खुशी को नोटिस कर लिया था। तभी उसने स्माइल करते हुए कहा, क्या हुआ विहान, तुम बड़ी स्माइल कर रहे हो आज, कोई खास वजह? कोई लॉटरी वगैरह लग गई क्या? अनिका ने विहान से एक दोस्त की तरह मजाक में लॉटरी वाली बात पूछी थी, लेकिन विहान ने उसका जवाब देते हुए कहा, हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो, तुम्हारा आना किसी लॉटरी से कम थोड़ी है। विहान की ये बात सुनकर अनिका और नक्श दोनों ही चौंक गए। नक्श ने गुस्से में आहान की तरफ देखा और कहा, ओ हेलो मिस्टर, आपको नहीं लगता आप ऑफिस में हैं और आपको यहाँ काम से रिलेटेड बात करनी चाहिए? अगर आप उसके फ्रेंड हैं तो उसकी भी एक लिमिट है। उसकी बात सुनकर अनिका ने नक्श की ओर देखा और उसे चुप करवाते हुए बोली, इनफ नक्श, बीच में मत बोलो। फिर वापस उसने विहान की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है विहान, मैं समझी नहीं। विहान समझ गया था कि अनिका उसकी बात से थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए उसने झट से बात बदलते हुए कहा, ये सब छोड़ो ना यार, तुम भी क्या ही बेफिजूल की बातें लेकर बैठ गई। अच्छा तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। इतना कहकर उसने एक नेकलेस का बॉक्स बाहर निकाला और उसे खोलकर अनिका के सामने रखते हुए बोला, ये देखो अनिका, तुम्हारे लिए डायमंड का रेयर नेकलेस। डायमंड नेकलेस देखकर अनिका सरप्राइज होते हुए विहान से बोली, ये तुम मेरे लिए लाए हो विहान? नक्श भी उस डायमंड नेकलेस को देखकर पहले तो चौंका, लेकिन फिर कुछ देर उसे ध्यान से देखने के बाद सीरियस टोन में बोला, ये तो उस रेयर नेकलेस की कॉपी है, ये ओरिजिनल नेकलेस नहीं है अनिका। अनिका नहीं जानती थी कि नक्श भानुशाली खानदान से ताल्लुक रखता है। भानुशाली ग्रुप रेयर डायमंड के बिजनेस में भी है और क्योंकि नक्श भानुशाली ग्रुप का हिस्सा रह चुका था, इसलिए उसे डायमंड की अच्छी खासी परख थी। नक्श ने तो सही इरादे से अपना काम कर दिया था, लेकिन अनिका को नक्श की बात कुछ रास नहीं आई। अनिका ने नक्श को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम चुप रहो, कितनी बार बताना पड़ेगा कि बीच में मत बोलो। नक्श की बात सुनकर विहान को भी ये समझ में आ गया था कि अब वो उस फर्स्ट कॉपी नेकलेस को ओरिजिनल बताकर अनिका को बेवकूफ नहीं बना सकता है, इसलिए उसने खुद अपने मुंह से ये बात को एक्सेप्ट करते हुए अनिका से कहा, हाँ ये रेयर डायमंड का नेकलेस नहीं है, पर ये एटलीस्ट डायमंड का नेकलेस तो है ही, बस इसकी क्वालिटी रेयर डायमंड से थोड़ी सी कम है। लेकिन अनिका, जब मुझे रेयर डायमंड नेकलेस मिलेगा तो मैं तुम्हारे लिए उसे जरूर लेकर आऊंगा। विहान की बात सुनकर नक्श को हंसी आ गई और वो बोला, अच्छा मजाक है, जिस डायमंड नेकलेस की तुम बात कर रहे हो उसके 10 ही पीस हमारी कंट्री में मौजूद हैं। अनिका, तुम इस सस्ते हीरे के नेकलेस को वापस कर दो। मुझे नहीं लगता ये इंसान अपना वादा निभा पाएगा, और ऐसे इंसान से डायमंड का नेकलेस क्यों लेना जब तुम्हारे पास मेरे जैसा रियल डायमंड मौजूद है। उसकी बात सुनकर अनिका को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वो ऑकवर्ड फील करने लगी। उसने नक्श की तरफ देखकर उसे घूरते हुए चुप रहने का इशारा किया। तभी नक्श ने फिर कहा, ये इंसान तुम्हें ये डायमंड का नेकलेस इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये अपनी दोस्ती निभा रहा है, बल्कि इसलिए दे रहा है क्योंकि ये तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अनिका, इससे दूर रहो। पर तभी वहाँ अनिका के चिल्लाने की आवाज आई और आगे कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था वहाँ? क्या करेगी अनिका नक्श की बात सुनकर और कैसे बदला लेगा विहान अपनी इंसल्ट का नक्श से? जानने के लिए सुने पॉकेट FM का ये शो इंस्टा एम्पायर।